आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 मानव तंत्र भाग 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व उत्सर्जन तंत्र मूत्र निर्माण प्रक्रिया को समझा था। इस वीडियो में मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नर जनन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने समान अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी हर जीव अपने जैसे जैसे बच्चे पैदा करता है, वो क्रिया जनन कहलाती है। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में लैंगिक अंगों का उपयोग करते हुए जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है या संतान उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन में कोई लैंगिक अंगों का उपयोग न करते हुए भी अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है। उनमें लैंगिक क्रियाएं नहीं होती है। मानव के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। ये द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। यानी इस जनन को क्रिया करने में दोनों जननांगों की, दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। यानी नर और मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है, तब जाकर ये जनन क्रिया संपन्न होती है। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु के निषेचन से, यानी दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को मिलना संलयन, उस प्रक्रिया को निषेचन, उससे निर्मित होने वाले को युग्मनज कहते हैं। और ये युग्मनज नए जीव का निर्माण करता है। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मनी शुक्राणु। भोजन का भंडार संचित करने वाली जनन कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाशय से निर्मित होता है। नर युग्मक शुक्राणु शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा वर्षण से निर्मित होता है। जनन क्रिया करने से पूर्व नर और मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। तो उस समय की अवधि जो होती है, जीवों के अंदर लैंगिक अंग का विकास, यानी अपरिपक्व अंग जब परिपक्व हो जाते हैं, उस अवधि को यौन प्रारंभ कहते हैं। जीवों में लैंगिक विकास या लैंगिक जनन हेतु जनन कोशिकाओं के विकास की एक विशेष अवधि होती है, उसको यौन प्रारंभ कहते हैं। यौन आरंभ होने का समय जो होता है, यौन आरंभ कहते हैं। तो मानव के अंदर, यानी मनुष्य के अंदर, नर में यौन प्रारंभ के समय कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, इन पर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। नर के शिशन, वर्षण कोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है। यानी लैंगिक अंग जो है बड़े हो जाते हैं। वर्षणों के आकार में वृद्धि होना और वर्षणों से शुक्र जनन प्रारंभ हो जाना। आवाज का भारी होना। शरीर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे चेहरे पर, छाती पर, वक्ष स्थल पर या श्रोणी भाग में बाल उग जाते हैं। यानी शरीर का रंग गहरा पड़ जाना। काक में जननांग क्षेत्र में बालों का उग जाना, ये यौन प्रारंभ के समय कुछ परिवर्तन आते हैं। त्वचा तेलीय हो जाती है। शरीर में तीव्र वृद्धि हो जाती है,
यानी शरीर बढ़ेगा तेज, वक्षीय भाग में छाती बड़ी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन में भी वृद्धि हो जाती है और नर का मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण बल भी बढ़ता है, आकर्षण खिंचाव भी बढ़ता है। ये नर में होने वाले गौण लैंगिक लक्षण हैं जो यौना प्रारंभ के समय नर में प्रकट होते हैं। ये जब प्रकट होते हैं तो समझ लेना कि उनके जननांग अंग विकसित हो रहे हैं या होने की तैयारी चल रही है। ऐसे ऐसे मादा के में भी यौना प्रारंभ के समय कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, स्तन का जो अग्र भाग है उसकी त्वचा का रंग गहरा हो जाना, लड़कियों यानी मादा में रोजोधर्म होने लगना, आवाज महीन पतली मधुर हो जाती है, काक और जहां के मध्य जननांगी क्षेत्र में बालों का उग जाना और जननांग अंगों का रंग गहरा हो जाना, ये भी मादा के अंदर भी परिवर्तन आते हैं। श्रोणी भाग में तीव्र वृद्धि, नितंब भाग फैलकर चौड़ा हो जाता है, शरीर में वसा का संचय बढ़ता है, गर्भावधि जो गर्भाशय योनि अंडवाहिनियों के आकार में भी वृद्धि होने लगती है, यानी आकार में बड़े हो जाते हैं। मादा का भी नर की तरफ मनोवैज्ञानिक आकर्षण भी बढ़ने लगता है, यानी आकर्षण होने लगता है। तो ये समझ लेना कि यौना प्रारंभ के समय जनन अंग विकसित हो गए हैं या हो रहे हैं। मादाओं में यौना प्रारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है, नर में भी 13 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। लैंगिक परिपक्वता की अवधि 19-20 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। मानव में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन, नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लिंग हार्मोन कहलाते हैं जो लैंगिक क्रियाओं में सहयोग करते हैं। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनद अंग जो है वो वर्षण है, जिसको सामान्य अपन गोलियां कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, जो वर्षण कोश में थैली में लटकी हुई रहती है। वर्षण के कार्य, ये वर्षण शुक्राणुओं का निर्माण करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये स्रावण भी करता है। मानव नर जनन तंत्र, जनन कोशिकाओं का उत्पादन करने वाले अंग, यानी जनन कोशिका को बनाने वाले अंग वर्षण। जनन कोशिका को निषेचन के लिए उस अंडाणु तक पहुंचाने वाले अंग, ये संयुक्त रूप से मिलकर जो अंग एक तंत्र बनाते हैं उसको नर जनन तंत्र कहते हैं। नर की जननी क्रिया संपन्न करने वाले सम्मिलित रूप से अंग को नर जनन तंत्र कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है, इसमें सभी अंगों का चित्रण भी किया हुआ है। तो जैसे पहले वर्षण है, ये जो गोली रूप में इंद्रियां हैं, ये सामान्य मनुष्य में 2 होती है। वर्षण ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसके अंदर मनुष्य में ये 1 जोड़ी वर्षण होते हैं। इनका रंग हल्का गुलाबी, आकृति में ये अंडाकार होते हैं। दोनों वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वर्षण कोश कहते हैं। वर्षण में पाए जाने वाली नलियों को शुक्रजनन नलियां कहते हैं, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है शुक्रजनन प्रक्रिया द्वारा। इसके अतिरिक्त ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, जो नर में यौना प्रारंभ के समय जो लक्षण नियंत्रित होते हैं वो इसी हार्मोन के माध्यम से होते हैं। तो
प्राथमिक लैंगिक अंग जो वर्षण है, इसका क्या काम है? वर्षण जो है शुक्राणुओं का निर्माण करना और अंतःस्रावी ग्रंथियों के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना, ये मुख्य रूप से वर्षण ही करता है। ये मानव में एक जोड़ी पाया जाता है। वर्षण के अलावा जो जनन तंत्र में अंग होते हैं उसको द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं, जो निम्न है: वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिशन, ये सम्मिलित रूप से अंग मिलकर द्वितीयक लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मिलकर एक नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक अंग वर्षण कोश, ये वर्षण कोश में वर्षण स्थित होते हैं। वर्षण कोश ताप नियंत्रण की भांति कार्य करते हैं, यानी कि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम भी करते हैं और वर्षण का तापमान शरीर के अन्य अंगों से यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी कि शरीर का सबसे ठंडा भाग जो है वो वर्षण कोश है, जो शरीर को ठंडा रखने के लिए काम करता है। इसलिए वर्षण ठंडे रहेंगे तो शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से होगा और इसलिए सर्दी के दिनों में शुक्राणुओं के निर्माण की अवधि स्पीड जो है तेज होती है गर्मी की तुलना में, लेकिन शरीर के तापमान का नियंत्रण ये वर्षण कोश करते हैं, जिस तरह से इस थैली के अंदर वर्षण स्थित होते हैं। शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए एक नलिका होती है जिसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसकी आवश्यकता ये रहती है कि शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। वर्षण से जो शुक्राणु बनते हैं उसको शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय तक पहुंचाने का काम ये नलिका करती है। शुक्राशय शुक्रवाहिनियों द्वारा जो शुक्राणु इस थैली के अंदर पहुंचते हैं तो ये संग्रहण करने का काम करती है और शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा एवं गति प्रदान करने में सहायता करती है। शुक्राशय में पड़े हुए शुक्राणु निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इनको सक्रिय करने यानी उत्तेजित करना है इसको, या ऊर्जा देना है, जिससे शुक्राणु तरल, जो इस शुक्र तरल कहते हैं, ये शुक्र तरल जब शुक्राणुओं को मिलता है तो शुक्राणु गाढ़े होते हैं पहले, फिर पतले हो जाते हैं और ये आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऊर्जा मिलती है इनसे, शुक्र तरल में ऊर्जा भी मिलती है और पतला भी बनाता है, जिससे गति करके आगे के मार्गों में क्रिया उत्तेजित होकर शुक्राणु, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा मिलने से शुक्राणु कूदना शुरू कर देते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि यह एक तरल पदार्थ का भी निर्माण और उत्सर्जन भी करती है। ये शिशन के जिस भाग पर जुड़ा हुआ है उस भाग पर स्थित रहती है। शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का काम भी ये करती है। यह भी एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है या उत्सर्जित करती है। ये एक क्षारीय द्रव छोड़ती है। इस तरल पदार्थ में क्षारीय द्रव होती है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। जो शुक्राशय से जो शुक्राणु आए थे उसको पोषण प्रदान करने का काम करती है तथा मूत्र की अम्लता को उदासीन करता है, क्योंकि यहाँ जो शुक्राणु आने का मार्ग और पेशाब आने यानी मूत्र आने का मार्ग संयुक्त रूप से होता है। इसलिए पहले कोई पुरुष मान लीजिए मूत्र त्याग दिया था, अब लैंगिक क्रियाओं में जब शुक्राणु उसी मार्ग से आ रहे हैं तो मूत्र की अम्लता के कारण शुक्राणु जो होते हैं उदासीन हो जाते हैं। उससे पहले प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, एक तरल पदार्थ छोड़ती है। ये तरल पदार्थ के कारण मूत्र को जो अम्लीय था उसको उदासीन कर देती है, क्योंकि ये क्षारीय द्रव छोड़ती है, साथ साथ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान भी करती है। मूत्र मार्ग
शुक्राणुओं को और मूत्र दोनों के एक संयुक्त मार्ग है, यानी शुक्राणुओं को आने का लिए और मूत्र आने के दोनों प्रवाह के उभय मार्ग है। ये मार्ग आगे जाकर शिशन के शिखर पर खुलता है। शिशन के शिखर भाग पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा ये बाहर खुल जाते हैं, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र निकलने का मार्ग और शुक्राणु निकलने का मार्ग संयुक्त होता है, यानी दोनों एक ही मार्ग में से गमन करते हैं। शीर्षा, ये एक मैथुनी अंग है जो लैंगिक क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है। नर जनन तंत्र का मैथुनी अंग शिशन होता है, जिसको अपन सामान्य लिंग कहते हैं। ये एक लंबा संकरा बेलनाकार अंग होता है, जिसका स्वतंत्र सिरा फूला हुआ, आगे का सिरा फूला हुआ, जिससे शिशन मुंड कहते हैं। इस पर टोपी होती है, जिसको शिशन मुंड के नाम से जानते हैं। हेड जो है, ये सामान्यतः अवस्था में ये छोटा और शिथिल रहता है तथा मैथुन के समय ये उन्नत अवस्था में आकर शुक्राणुओं को या वीर्य को मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है। उस समय एक नाल का काम करता है। ये अंग मूत्र विसर्जन में भी काम करने वाला अंग होता है, लेकिन ये अंग बेलनाकार लंबा संकरा होता है। इसमें रक्त क्वार्टर भरा जाता है। इसमें नलियों में रक्त का प्रवाह तेज होने के कारण ये बेलनाकार और संकरा और उत्तेजित अवस्था में ऐसी प्रक्रिया में होता है। ये मैथुनी अंग होता है मनुष्य के अंदर। इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जो ज्ञानार्जन किया है, ज्ञानार्जन, इस संबंध में कुछ आपको इस गृह कार्य लिखित के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तो पहला है, मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना, वर्षण के कार्य लिखना है। नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? प्राथमिक जनन अंग जो लैंगिक अंग है वो उसका क्या नाम है? शुक्राशय का कार्य लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।